आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज आप सुनना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी खुशबू के साथ। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो सारी खबरों पर जिसे आपका जानना ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना से जुड़ी दिक्कतें या आशंकाएं हों, केसेस के घटते बढ़ते मामले का एनालिसिस हो या वैक्सीन की रफ्तार हो। इस पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। तो क्या आप भी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं और अभी इससे निपटकर बाहर निकले हैं? जैसे कि देश में लाखों लोग हुए हैं और हो रहे हैं। तमाम लोग संक्रमण की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। ये नौबत आने के बावजूद अगर आपने कोरोना से जंग जीत ली है तो यह पॉडकास्ट ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोरोना के इलाज की चुनौतियां खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद एक नई लड़ाई शुरू होती है जिसे पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं। ये कोरोना की पहली लहर से ही है, लेकिन दूसरी लहर में पोस्ट कोविड केयर की चुनौती ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। इस लहर में ये बीमारी जितनी ज़्यादा संक्रामक साबित हुई है, उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मरीज के पॉजिटिव आने के बाद सामने आ रहे हैं। अगर आप 14-15 दिन के होम क्वारंटाइन या कोविड अस्पताल में इलाज के बाद लौटे हैं तो आप कई बातें महसूस कर रहे होंगे। इसमें सबसे आम है भयानक कमज़ोरी। इतना कि चलना फिरना भी मुश्किल लगे। ये इलाज के बाद महीने भर तक रह सकता है, कई मामलों में इससे ज़्यादा भी। और अब तो फंगल इन्फेक्शंस भी बढ़ गया है, डायबिटीज़ भी हो रहा है। इलाज के बाद कोविड मरीजों को इन सबसे लड़ना पड़ता है, लेकिन इन सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट होने की है। आज के पॉडकास्ट में बात हम पोस्ट कोविड के ऊपर ही करेंगे। किस तरह के बदलाव होते हैं हमारे शरीर में एक बार अगर हम कोविड से ठीक हो जाते हैं, किन चीज़ों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और किन चीज़ों से अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने बात की मणिपाल हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एचओडी और कंसल्टेंट डॉक्टर पुनीत खन्ना से। ये कोविड पेशेंट और पोस्ट कोविड पेशेंट्स को देखते आ रहे हैं। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछा कि कोविड के बाद शरीर में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं एक पेशेंट में। देखिए, कोविड की जब ट्रीटमेंट हो जाती है, पूरी हो जाती है और हम मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं तो काफी हिदायतों के साथ और काफी सजेशन के साथ उन मरीजों को भेजा जाता है। उसमें मेडिसिन तो होती ही है जो उनकी बीमारी को बेटर करने के लिए और घर पे रिकवरी के लिए यूजफुल होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मरीज कोविड से ठीक होकर घर जाता है तो उसको काफी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं और उससे वो कैसे उन चेंजेस को एनकाउंटर कर सकता है, उससे मुकाबला कर सकता है। उसके लिए हम उनको हिदायतें भी देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। अब ये चेंजेस जो है ये काफी हद तक हेल्थ से रिलेटेड भी होते हैं, ये मेंटल चेंजेस भी होते हैं, फिजिकल भी चेंजेस होते हैं और डाइट और एक्सरसाइज से रिलेटेड भी होते हैं। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन हर पेशेंट को दी जाती है, जिससे हम ये पूरा उनको जो कोविड पोस्ट कोविड का पीरियड है वो ठीक से निकल जाए उनका, इसकी पूरी हम कोशिश करते हैं। अब इसमें जो हेल्थ एडवाइस है, ये मेडिसिन एडवाइस है, वो तो स्पेसिफिक होती है हर पेशेंट के लिए अलग, एक उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसकी बीमारियों के हिसाब से और उसकी रिकवरी स्टेटस के हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन जो जनरल हिदायतें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और इन जनरल हिदायतों में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमें मरीज को ये बताना होता है कि दवाइयों के साथ साथ उसे अपनी सेहत का रिकवरी का बहुत ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है एडिक्वेट रेस्ट। वो जितना मरीज ने बीमारी के दौरान शरीर ने जितना सहा है उसकी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी मरीज को 7 से 8 घंटे का प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर स्लीप और अच्छी क्वालिटी की स्लीप बहुत जरूरी है। तो इस पे हम विशेष ध्यान देते हैं और पेशेंट्स को इसके बारे में काफी बताया जाता है। इसके अलावा एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट एट होम, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत जरूरी है किसी भी मरीज को ठीक होने के लिए। प्लस इसके अलावा जो व्यायाम है, लाइट एक्सरसाइज है और जो ऑर्गन स्पेसिफिक प्रिवेंशन हैं जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉकिंग और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ये सब के बारे में भी बताया जाता है।
डॉक्टर, जो आपके पास फॉलो अप के लिए पेशेंट्स आते हैं, वो ज़्यादातर किन कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे होते हैं, किन की शिकायत कर रहे होते हैं वो? जो हमारे पास फॉलो अप में पेशेंट्स आते हैं वो कई हद तक तो काफी पेशेंट्स तो रूटीन फॉलो अप में आते हैं। हर पेशेंट को हम 7 दिन के बाद फॉलो अप में वापस अपने पास टेली कंसल्टेशन से वैसे बुलाते हैं। तो उनमें से काफी मरीज अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। जो ज्यादातर देखा गया है वो है कि जो कोविड पेशेंट रिकवर होते हैं उनको शरीर में दुखन, शरीर की थकान, काम करने में कमजोरी, कुछ हल्का सा माइल्ड सा ब्रेथलेसनेस या सांस फूलना और एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत नींद आना या कई बार भूख नहीं लगना, ये सारे आम लक्षण हैं। और इसमें से काफी लक्षण जो है ये बॉडी के रिकवरी के कारण है कि जब बॉडी रिकवर हो रही होती है तो धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। ये तो जनरल लक्षण है। बट इसके अलावा कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको वापस जाने के बाद हफ्ते बाद फीवर की शिकायत हो जाती है। बुखार की शिकायत होने के साथ साथ उनका कई बार टीएलसी बढ़ जाता है या उनके शुगर्स और ब्लड प्रेशर डिरेंज हो जाते हैं। इस ऐसे केसेस में हमें ये देखना होता है कि कहीं उनको सेकेंडरी इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे। अब ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन लंग्स के हो सकते हैं, ये यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये हाई ब्लड शुगर की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बट काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि काफी पेशेंट्स को पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद लैक ऑफ स्लीप या नींद नहीं प्रॉपर आने की वजह से हार्ट रेट की प्रॉब्लम हो जाती है। उनको एक परसिस्टेंटली हाई हार्ट रेट रहता है या बीपी बढ़ जाता है। और एक टर्म जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये पीटीएसडी, ये बहुत कॉमन है खासकर उन मरीजों में जो बहुत टाइम आईसीयू में रहे हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन में रहे हैं या जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी या बाईपैक की जरूरत पड़ी। ऐसे मरीज क्योंकि 10-15 दिन एक अलग से एनवायरनमेंट में हाई फ्लो ऑक्सीजन में स्ट्रेस में रहे हैं, तो उनको घर जाने के बाद भी नींद कई बार प्रॉपर नहीं आती और नाइटमेयर्स होते हैं। तो ऐसे सारे मरीज हमारे पास आते हैं। फिर हम इनकी प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डायग्नोसिस करके इन समस्या का समाधान करते हैं। एक सवाल ये भी डॉक्टर, कोरोना के बाद जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो एक टेम्पररी भी होता है, वो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि टेम्परेरी सिम्टम्स में यूजुअली माइल्ड लो ग्रेड फीवर, खांसी, थोड़ा हल्का सा सांस फूलना, जो सबसे बड़ी एक कॉमन लोगों की ऐसी जो समस्या जो बताते हैं लोग वो है कि जब वो वॉशरूम से वापस आते हैं या थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा चलते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ कदम चलने से ही उनका सांस फूल जाता है, वो थक जाता है और उनका सैचुरेशन कम हो जाता है। ये बहुत हद तक नॉर्मल है। हम काफी मरीजों को यही समझाते हैं कि उनके लंग फंक्शंस को रिकवर होने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजिएंटली जब वो एफर्ट करते हैं या सडनली एक बार बिस्तर से जल्दी से उठते हैं तो चक्कर आना, कमजोरी फील होना, शरीर दुखना या हल्का सा जोड़ों में दर्द होना, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं। इनके अलावा कई बार काफी मरीजों में हमने ये भी देखा है कि उनको ये कंप्लेंट रहती है कि उनको कई बार रात में बहुत पसीना आता है या दिन में बहुत पसीना आ जाता है, और या कई बार हाथ की कमजोरी या कम कपाट होती है। ये भी नॉर्मल सिम्टम्स है। इनमें से काफी हद तक जैसे मैंने बताया सिम्टम्स जो है ये उन वजह से है कि जो दवाइयाँ इनकी कम हो रही है या वीनिंग हो रही है, जैसे जैसे दवाइयाँ कम होती जाती है, एंटीबायोटिक्स कम होते जाते हैं, वैसे वैसे ही ये सिम्टम्स गायब होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को समझाते हैं कि जो टेम्परेरी सिम्टम्स है वो 5 से 7 दिन तक थोड़े रह सकते हैं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो सिम्टम्स जो है वो अत्यधिक हैं या वो मैनेज नहीं हो पा रहे तो उनको डेफिनेटली अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कुछ मामूली सिम्टम्स जैसे कि शरीर का थकान होना, नींद कम आना, घबराहट होना या हल्का सा सांस फूलना, ये आम बात है, ये नॉर्मल है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, मैंने एक बहुत ही अजीब सिम्टम्स के बारे में काफ़ी लोगों को कहते सुना है, जो मैंने पिछली वेव में नहीं सुना था। वो है बहुत ज़्यादा भूख लगना। मतलब भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि कंट्रोल नहीं होता। ऊपर से भूख लगने का ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है, हर 1 घंटे पे भूख लगती है। ये किन कारणों से होता है और पेशेंट्स कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, ये आपका बहुत सही ऑब्जर्वेशन है और ऐसा बहुत कॉमन है। उसके 2 बहुत मेन कारण है ऐसा होना। जो ये ज्यादा भूख लगती है और एक्सेसिव हंगर जिसे हम कहते हैं वो होता है, उसका सबसे बड़ा कारण तो है स्टेरॉइड्स। क्योंकि
कोविड की ट्रीटमेंट में एक बहुत मेजर मेडिकेशन जो है, जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली हर पेशेंट को दी जाती है जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, वो होते हैं ओरल या आईवी स्टेरॉइड्स। ये जो आईवी स्टेरॉइड्स है, ओरल स्टेरॉइड्स हैं, ये बॉडी में बीमारी को तो कम करते ही हैं, लेकिन इनका एक मेजर इफेक्ट होता है कि उससे बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाती है। और स्टेरॉइड्स कम करने के बाद भी और बंद करने के बाद भी इसका इफेक्ट 10 से 15 दिन तक रह सकता है। तो सबसे जो मेजर कारण है डिस्चार्ज पेशेंट्स में काफी भूख लगने का, वो है इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स या ओरल स्टेरॉइड्स या आईवी स्टेरॉइड्स। उसके अलावा एक बहुत दूसरा जो कारण इंपॉर्टेंट है, वो है कि बॉडी रिकवरी मोड में होती है। इसको हम रीफीडिंग फिनोमिना भी कहते हैं। इस रीफीडिंग फिनोमिना को और बीमारियों में भी देखा गया है, लेकिन खासकर कोविड से रिकवरी में इसको देखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि अब सब कुछ ठीक है और रिकवरी शुरू हो गई है, तो वो रीफीडिंग के कारण बॉडी को ये सिग्नल होता है कि जो भी खाना है वो जल्दी से पच जाता है या वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से व्यक्ति को बार बार भूख लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन के मोड में चली जाती है और उसकी डिमांड सडनली फूड की और कैलोरीज की और एनर्जी की बढ़ जाती है। सो ये रीफीडिंग फिनोमेना और स्टेरॉइड यूजेज दोनों ही कारणों से भूख काफी ज्यादा लगती है रिकवर्ड पेशेंट्स को। और एक तीसरा जो रीजन इन दोनों से रिलेटेड है, वो है हाई ब्लड शुगर। क्योंकि जब ब्लड शुगर्स बहुत हाई होते हैं तो क्रेविंग फॉर फूड एंड वाटर इज वेरी हाई, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट्स में होता है। अब चाहे मरीज डायबिटिक नहीं भी है, तो भी बिकॉज ऑफ मेडिकेशन अगर उनका शुगर लेवल हाई चल रहा है तो उनको एक क्रेविंग होगी फूड की। सो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से भूख ज्यादा लगती है। पर इसमें ना हम लोगों को सजेशन यही देते हैं कि उनको अपनी कैलोरीज पे और अपने ब्लड शुगर्स पे और अपने रेगुलर नियम पे बहुत ध्यान रखना है। और जितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उसी हिसाब से कैलोरीज को एक्सपेंड भी करना है। थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा माइल्ड ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा, ये सब करने की जरूरत है और धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में आने की जरूरत है। और ग्रेजुअली ये सिम्टम्स 7 से 10 दिन में चले जाते हैं। आपने पहली वेव से लेकर सेकेंड वेव तक कोविड पेशेंट्स को देखा है, उनके पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी देखे हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया है कोरोना से ठीक होने के बाद जो सिम्टम्स है उसमें कितना बदलाव आया है, ये कितना सीवियर है, कितना माइल्ड हो चुका है? हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जो फर्स्ट वेव कोविड की थी, हमें तो वो फर्स्ट वेव जो थी बहुत भयानक लगती थी। लेकिन सेकेंड वेव के आने के बाद अब लगता है कि फर्स्ट वेव काफी हद तक मामूली थी कंपेयर टू सेकेंड वेव। उसका कारण ये है कि फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी थी या जो तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी सेकेंड वेव की थी। और सिम्टम्स जो रैपिडली बढ़े और जो सिवियरली जिन्होंने इफेक्ट किया वो फर्स्ट वेव में कंपैरेटिवली कम थे सेकेंड वेव के मुकाबले। और सेकेंड वेव में ज्यादा लोग निमोनिया से शिकार हुए और ज्यादा लोग को ऑक्सीजन की कमी हुई एज कम्पेयर टू फर्स्ट वेव। और फर्स्ट वेव थोड़ी बड़ी भी थी, सेकेंड वेव थोड़ी शार्प राइज था उसका। अकॉर्डिंगली बहुत से पेशेंट जो फर्स्ट वेव के बाद हमारे पास आए ठीक होने के बाद, उनको काफी हद तक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे, खांसी, सूखी खांसी और हल्के सांस की दिक्कत काफी मरीजों को रही। और कुछ लोगों में अस्थमा की प्रॉब्लम रही या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही। ऐसा सेकेंड वेव में भी देखा गया, लेकिन सेकेंड वेव में कंपैरेटिवली ये थोड़ा ज्यादा है। और कुछ हद तक ये भी है कि सेकेंड वेव में काफी पेशेंट्स जो अभी रिकवर होकर गए हैं उनके हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं पता है। एक और चीज जो बहुत कॉमनली सेकेंड वेव में देखी गई, जो फर्स्ट वेव में कम थी, हालांकि फर्स्ट में भी थी लेकिन सेकेंड में ज्यादा है, वो है ऑनसेट ऑफ डायबिटीज और इंसुलिन की कमी या पैंक्रियास की इन्वॉल्वमेंट। और जिस हिसाब से ये फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस आया, ये सब सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा आया। अब इसके कई सारे कारण हैं जिसका भी पूरा विश्लेषण तो नहीं हुआ है, लेकिन एक्सेसिव स्टेरॉयड यूजेज और बहुत ज्यादा हाई ब्लड शुगर्स और बहुत स्पीड से इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा मानना है कि सेकेंड वेव में कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा हुए हैं। और ऐसा हमें अनुमान भी है कि शायद फॉलोअप में हमारे पास कॉम्प्लिकेशन सेकेंड वेव में ज्यादा आएंगे कंपेयर टू फर्स्ट वेव। अब अगर उन सिम्टम्स की बात करें जो लंबा परेशान करते हैं, अभी न्यूज़ में ब्रेन फॉग है, लोग इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। क्या है ये, क्यों होता है और इसके सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं? हाँ, सो ब्रेन फॉग एक टर्म है जिसको मानसिक धुंधलापन या मानसिक कमजोरी की तरह समझा जाता है।
ये टर्म वैसे काफी जेनेरिक टर्म है और ब्रेन फॉग काफी हद तक माना जाता है किसी भी लंबी बीमारी के बाद या किसी सिवियर बीमारी के बाद कई बार हो जाती है मरीजों में, लेकिन कोविड में इसको खासकर प्रोमिनेंस मिला है। उसका कारण ये है कि बहुत से मरीज हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने रिकवरी के बाद ये कहा कि उनको अटेंशन स्पैन उनका कम हो गया, उनका कंसंट्रेशन पावर कम हो गया, उनका एक जगह पे एक चीज को फोकस करना उनके लिए मुश्किल हो गया, उन्हें चीजें याद नहीं रह रही हैं। और कई बार ऐसा भी लोगों ने कहा कि उनका गाड़ी चलाते हुए अटेंशन या फोकस कमजोर हो गया है, उनकी जजमेंट गाड़ी की चलाने की थोड़ी कमजोर हो गई है। इस तरीके के काफी सिम्टम्स हमारे पास आए और ये कलेक्टिवली इसी को ब्रेन फॉग कहते हैं। इसे ऐसा लगता है कि जैसे कंफ्यूजन का स्टेट है। इसका कोविड में जो कारण बताया गया है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन और छोटे छोटे माइनर क्लॉट्स इन दी ब्रेन विच आर टेम्पररी, और कई बार ये काफी हद तक ये रिकवरेबल और रिवर्सिबल चेंज है। हम इसको कुछ साइकाइट्रिस्ट जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की फॉर्म में भी देखते हैं, पीटीएसडी, जैसे मैंने पहले बताया वो। और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि एक बहुत लंबा फेज कोविड पेशेंट्स, खासकर जो सीवियर निमोनिया के पेशेंट्स हैं, वो एक लंबा फेज अस्पताल में हाई फ्लो ऑक्सीजन पे बिताते हैं जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। तो उस समय ये माना जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कुछ हद तक थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन एक सुस्ती में चला जाता है। और जब वो उससे रिकवर करता है तो कुछ में कुछ टाइम लगता है उस रिकवरी में, उसी को ब्रेन फॉग कहते हैं। कई बार ये ब्रेन फॉग इस वजह से भी होती है कि लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप होती है। 8 घंटे की जो एक हमारी अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप है वो काफी मरीजों को रिकवरी के बाद भी नहीं मिल पाती। कुछ उसके कारण तो ये होता है कि वो हॉस्पिटल स्टे की वजह से होता है, कई बार बीमारी की वजह से होता है, कई बार हमें रात में उठना पड़ता है या खांसी होती है या सांस की दिक्कत होती है। तो लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो इज वन ऑफ द कॉजेज। लेकिन इस पूरे एपिसोड को हमें ये मानना है कि ये टेम्परेरी फेज है और इसमें हमें मरीज को काफी सपोर्ट करना होता है और उन्हें समझाना होता है कि ये एक फिनोमेना ऐसा है जो धीरे धीरे चला जाएगा, और जब वो एडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन और अपने प्रॉपर दवाइयां लेंगे तो काफी हद तक ये चीजें रिकवर हो जाती हैं, दे गो बैक टू देयर नॉर्मल फंक्शन। जैसे कि फर्स्ट वेव में भी था कि ये ब्रेन फॉग की शिकायत महीना 1.5 महीना रहती है, और जब रिकवरी हो जाती है तो पेशेंट कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ कंप्लीटली विदाउट एनी डैमेज और एनी सफरिंग। सो काफी हद तक ये जो ब्रेन फॉग या कंफ्यूजन स्टेट जो इस बीमारी के बाद रहती है वो रिकवर हो जाती है, इसमें से ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अब एक फंगल इन्फेक्शन भी है डॉक्टर, म्यूकरमाइकोसिस, जो ज़्यादा चर्चा में है। इसके एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब मेन इम्पैक्ट जोन्स क्या होते हैं, क्यों होता है, और कोविड पेशेंट्स के अलावा भी और किसे ज़्यादा मतलब अपने आप को गार्ड करने की ज़रूरत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है? हाँ, इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है और ये जो फंगस है इसको म्यूकर कहते हैं। म्यूकर फंगस से जो इन्फेक्शन होता है उसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। वैसे इसको जो ब्लैक फंगस कहते हैं ये एक मिसनोमर है। एक्चुअली फंगस ब्लैक, ये वाली फंगस ब्लैक नहीं होती, लेकिन इस फंगस की वजह से जो अंदर टिश्यू होता है वो बिल्कुल काला पड़ जाता है या वो नेक्रोज हो जाता है, या वो जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से वो डेड हो जाता है टिश्यू। तो जब उसे रिमूव किया जाता है तो वो काला काला सब्सटेंस की तरह बाहर निकलता है, तो उसको ब्लैक फंगस कह दिया गया है। लेकिन इसको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि फंगस ब्लैक नहीं होती। पहला तो ये मिसकंसेप्ट है, बट इन एनी केस ये जो इन्फेक्शन है ये एक तरीके से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी बॉडी में कोई ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ये फंगस ग्रो कर सकती हो, तो ये फंगस ग्रो कर जाएगी। अब ऐसा ये फंगस जो है ये बहुत सी एनवायरनमेंट में हमारे अवेलेबल होती है और हम ऑलमोस्ट हर आदमी इस फंगस से दिन रात कभी ना कभी इसका मुकाबला होता रहता है। और वो ये फंगस सॉइल में, डस्ट में या बाकी एनवायरनमेंट्स में, हवा में रहती है और ये नॉर्मली हार्मलेस होती है, इससे कोई बहुत ज्यादा हार्म नहीं होता। लेकिन जब भी ये फंगस किसी ऐसे व्यक्ति में घर कर जाती है जिसकी इम्यूनिटी कम है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उसको ये फंगस अगर साइनसेस में लग जाती है जहाँ पे हाई ऑक्सीजन एनवायरनमेंट होता है या हाई एयर का एनवायरनमेंट होता है ग्रो करने के लिए, वहाँ ये फंगस ग्रो करने लग जाती है।
और जब ये बहुत ज्यादा अंदर ग्रो कर जाती है तो फिर ये इन टिश्यूज को इन्वेड कर जाते हैं, उनको खत्म कर देती है और उस टिश्यू को खा जाती है। हम नॉर्मल सिचुएशन में ये फंगस देखते हैं डायबिटीज में, और पहले तो ये माना जाता था कि एक्सक्लूसिवली जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती और उसकी वजह से उनकी बहुत इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनमें ये म्यूकरमाइकोसिस की फंगस होती है। उसकी अकरेंस रेयर है, ऐसा नहीं है कि बहुत डायबिटिक्स में कोई ये बहुत कॉमन है, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि म्यूकरमाइकोसिस यूजुअली उन्हीं लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज हैं या जो कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं या जो और दवाइयां ऐसी ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी उनकी कम हो जाए, या उन्हें ऐसी बीमारियां हो जिससे इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे कि HIV या कैंसर या अदर बाकी डिजीजेस। इन लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम होती है। कोविड में ये बहुत, सेकेंड वेव में इन पर्टिकुलर बहुत मेजरली हमारे सामने आई है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सटेंसिव यूज ऑफ हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स जो है वो एक मीडियम है फंगस को ग्रो करने का, क्योंकि स्टेरॉइड्स देते ही शुगर्स के लेवल बहुत हाई चले जाते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है या जिनकी टेंडेंसी है शुगर हाई होने की, और या जो डायबिटिक नहीं भी है लेकिन उनको स्टेरॉइड्स बहुत लंबे टाइम पर हाई डोज पर मिले हैं, उन केसेस में ये फंगस जो है जो उनको घर कर जाती है तो उसको ग्रो करने का मौका मिल जाता है। ये फंगस फिर मुंह के रास्ते, साइनसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत जल्दी ग्रो करती है, और ये ग्रो करते करते साइनसेस से हमारे आंखों के ऑर्बिट और फिर ब्रेन तक चली जाती है और उस हड्डी को वो खा जाती है। अब क्योंकि वो एक इन्वेजिव फंगस है और बहुत जल्दी रैपिडली ये ट्रैवल करती है, तो बहुत जरूरी है कि ये सही टाइम पे हमें पहचान में आ जाए, जल्दी पहचान में आ जाए, ताकि सर्जिकली इसको साफ कर दिया जाए, डिब्राइडमेंट जिससे प्रोसीजर कहते हैं, और साथ में इसके एंटी फंगल दवाइयां शुरू कर दी जाए जिससे ये आगे नहीं फैले। अगर ये फंगस ब्रेन तक चली जाए या अगर और टिश्यूज को इन्वॉल्व करके या ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करके किसी और हिस्से में चली जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। सो इसका ये है, लेकिन इसका बचाव बहुत जरूरी है। सो हम हर वो मरीज जो हाई स्टेरॉइड्स पे है या डायबिटिक है, उसे हमारी ये हिदायत रहती है कि जब भी वो ऐसा महसूस करें कि उनके चेहरे पे सुन्नपन आ रहा है या उनकी आंखों में सुन्नपन आ रहा है या आंखों में रेडनेस आ रही है या परसिस्टेंटली उनको हेडेक हो रहा है या नाक से उनके ब्लड आ रहा है या कई ब्लैकिश डिस्चार्ज हो रहा है या नाक बंद हो रहा है या दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, यानी कि अपर एयरवे की प्रॉब्लम्स, आंखों की, नाक की, गले की अगर कोई प्रॉब्लम्स परसिस्टेंटली हो रही हैं, और वो खासकर अगर कोविड पेशेंट है जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन मिला है और हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स मिले हैं और वो डायबिटिक भी है, तो ऐसे मरीजों को डेफिनेटली अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए और फंगस को रूल आउट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस होना काफी कॉमन है। इन सब के बाद बात एक्सरसाइज की आती है डॉक्टर। पैरों में इतना दर्द, हल्कापन रहता है, वीकनेस भी रहता है, तो ऐसे वक्त में एक्सरसाइज को कैसे अपने टाइम टेबल में लाना चाहिए? पोस्ट कोविड रिकवरी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी, और हम बहुत जोर देते हैं इसमें। मेरा मरीजों को ये कहना रहता है कि उनको अपनी शक्ति अनुसार यथा इच्छा और यथाशक्ति हिसाब से उनको अपना एक्सरसाइज जरूर करते रहना चाहिए, मूवमेंट जरूर करते रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि शुरू में जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो बॉडी एक काफी होता है शरीर में और जोड़ों में काफी दर्द रहता है, और उस वक्त मूवमेंट करने की ना तो इच्छा होती है और ना उनको इतनी हिम्मत होती है, लेकिन वो बैठकर अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठकर अपने हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपने हिम्मत से और अपने एफर्ट से वो मूवमेंट्स करना शुरू कर सकते हैं। कई बार जरूरत पड़ती है तो दवाइयां भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ हद तक मामूली पेन किलर्स, हल्के पेन किलर्स हम देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिहैबिलिटेट करना और प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर स्लीप लेना और एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज करना, यही सॉल्यूशन है लोगों को वापस नॉर्मल हेल्थ में आने में। क्योंकि दवाइयों से हट के जो नॉर्मल रूटीन में और न्यूट्रिशन के जरिए जो हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट रिकवरी।
एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि कोविड से ठीक होने के बाद कौन सी टेस्ट पेशेंट्स को करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहीं ये पढ़ा कई जगहों पर कि कोविड से ठीक होने के बाद कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा लेना चाहिए। वो कौन से टेस्ट हैं? हाँ, हम रूटीन जो पेशेंट्स हैं उनको जो फर्स्ट फॉलोअप में बुलाते हैं उसमें तो हम उनके ब्लड टेस्ट जो करवाते हैं, सीबीसी, लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। ये तो हमें ये देखने के लिए होता है कि जब हमने उनको डिस्चार्ज किया है और जो डिस्चार्ज मेडिकेशन उनको भेजी हैं उन दवाइयों को कब हम कम कर सकते हैं, और अगर कंप्लीट रिकवरी हो गई और कोई इन्फेक्शन नहीं है तो फिर उनकी दवाइयों को बंद किया जा सकता है। सो ये टेस्ट तो इमीडिएट फर्स्ट फॉलोअप या सेकेंड फॉलोअप तक रहते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म में हम पेशेंट्स को लंग फंक्शन टेस्ट की हिदायत देते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है, जब हमारा फर्स्ट कोविड में भी हमने देखा है कि काफी पेशेंट्स का रिकवरी के बाद भी लंग फंक्शन नॉर्मल नहीं आता है, या उनको अगर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है तो फिर हम उनको फिजियोथेरेपी और बाकी एक्सरसाइजेज या कुछ मेडिकेशन ऐसी देते हैं जिससे लंग्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं। ऐसे में मैं ये भी लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों में ये डर आ गया है कि उनका सीटी स्कैन जो था वो अच्छा नहीं था, निमोनिया था और उसकी सीटी वैल्यू बहुत हाई थी, तो वो ये बहुत बार पूछते हैं कि हमारे लंग्स कब रिकवर करेंगे। सो यहाँ मैं सबको ये समझाना चाहूंगा कि जो लंग्स की रिकवरी है वो यूजुअली 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में हो जाती है और काफी हद तक हो जाती है। और ये जो लंग्स डैमेज है ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी होते हैं। और रिकवरी के बाद कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि 2 या 3 महीने बाद बिल्कुल सीटी स्कैन नॉर्मल हो जाते हैं बिना किसी दवाई के, सिर्फ सपोर्टिव केयर से। तो ये लोगों में को डर नहीं होना चाहिए कि ये जो डैमेज लंग में हुआ है या निमोनिया हुआ है ये परमानेंट है और फाइब्रोसिस हो गया और दोबारा कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और मेजॉरिटी पेशेंट जो है उनके लंग्स बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। अब लेकिन फॉलोअप में हम उनके लंग फंक्शन टेस्ट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अलॉन्ग विद द सीटी स्कैन एंड इको, हम टेस्ट हार्ट के लिए इको करा के उनको देखते हैं कि वो उनका पूरा नॉर्मल रिकवरी हुआ है कि नहीं हुआ है। अब डॉक्टर आपसे ओवरऑल एक सजेशन लेना चाहूँगी। आप पेशेंट्स को देखते हैं तो उन्हें क्या सजेशंस देते हैं? कोविड से ठीक होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसे डील करने के क्या उपाय हैं? आपके सजेशंस क्या हैं? अब मैं पोस्ट कोविड रिकवरी में लोगों को सबसे ज्यादा जो सजेशन मेन देना चाहूंगा वो ये है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, और वो ये मान के चलें कि ये बीमारी जो है अब उनमें ठीक हो गई है, वो दे आर ओवर विद इट, और बजाय पीछे देखने के आगे की तरफ देखें और धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन, अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्लीप, अपनी डाइट, अपनी मेडिकेशन इस पे ध्यान दें, स्ट्रेस कम लें, और ग्रेजुअली वो देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते में वो पूरा कंप्लीटली रिकवर कर जाएंगे। और ऐसा बहुत कम होता है कि इस बीमारी की वजह से कोई परमानेंट डैमेज होता है या कोई परमानेंट सीक्वली रह जाता है। बहुत से पेशेंट, ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं 1 से 1.5 महीने में, एंड दे गो बैक टू द नॉर्मल हेल्थ। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड इट विल बी ओके फॉर एवरीवन। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, घबराएं नहीं, बस हिम्मत रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले इस रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप हाथ धोते रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।